बहुजन सौरभ, बहुजनांच्या सामाजिक व सांस्कृतिक चळवळीचे मुखपत्र। नमस्ते, जय भीम। मैं एडवोकेट डॉक्टर सिद्धार्थ कामरे, दैनिक बहुजन सौरभ का मुख्य संपादक। मित्रों, आज एक बड़ी खबर है कि ईरान में कुछ भूकंप के धक्के पहुंचे हैं और उसके ऊपर में अलग अलग लोगों का अनुमान है। लोगों का ऐसा कहना है कि वो वहाँ पे वो उसमें भूकंप होने का कोई प्रश्न ही नहीं है। वहाँ पे कुछ ना कुछ न्यूक्लियर का टेस्ट हो गया होगा, न्यूक्लियर बम का, न्यूक्लियर वेपन्स का, जिसके वजह से वहाँ पे इतना बड़ा झटका उस पूरे कंट्री को लगा है। मित्रों, यदि बात सच है तो निश्चित रूप से ये बड़ी बात ये होगी कि एक ईरान ने भी अपने आप को इतना डेवलप कर लिया कि जो आज अमेरिका के बराबरी में और बाकी देशों के बराबरी में आ गए हैं। अभी हम सब सोच रहे थे कि इतने दिन तक अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप क्यों लड़ाई की शुरुआत नहीं कर रहे, और टाइम दे रहे, अभी 15 दिन दे रहे, अभी और 10 दिन दे रहे, क्या हो रहा है, उसके अंदर की बातें क्या है। तो ये पता चल रहा है कि दो चीज़ें, एक बात ध्यान में रखना पड़ेगा कि ईरान और इराक के बीच में जब युद्ध चला वो 3 से 4 साल तक कंटिन्यूसली चला, और वो इतना तूफानी रहा कि दोनों के बीच में काफ़ी एक्सपीरियंस्ड लोग कह सकते हो। जब ईरान का इजराइल के ऊपर में जब हमला हुआ, केवल 12 दिन का था, लेकिन 7 ही दिनों में इजराइल की हालत ख़राब कर दी। उनके एंटी रिसिप्टेंट जो होते हैं मिसाइल, इंटरसेप्टर का मतलब ये होता है कि जब भी कभी यहाँ से मिसाइल जाए तो वहाँ से उधर से एंटीसेप्टर मिसाइल उसको गिराते हैं। एंटीसेप्टर मिसाइल ये बनाने में काफ़ी उसका समय लगता है और उसको काफ़ी टेक्नोलॉजिकली बहुत ये होना पड़ता है, क्योंकि जब वो मिसाइल आता है तो एंटी मिसाइल जब वहाँ पे छोड़ोगे तो बराबर उसका उतना ही लगेगा या नहीं। तो जब एक मिसाइल जब यहाँ से जाता है तो 2-3 एंटीसेप्टर उसको इंटरसेप्टर लगाना पड़ता, तब वो ख़त्म होता है। और इंटरसेप्टर बनाने का सबसे बड़ा उसका वो ज़्यादा खर्चा भी आता है। तो जब अभी 500 यदि उन्होंने ईरान ने भेजे होंगे तो उसके ऊपर में 2-3 हज़ार उनको एंटी इंटरसेप्टर लगाना पड़ेगा। और इंटरसेप्टर आज इजराइल के पास में बहुत ही कम बचे हैं, क्योंकि अभी जब युद्ध हुआ था ईरान के बीच में और उसमें उन लोगों ने पूरा का पूरा ख़त्म हो गया। जब उनके पास में इंटरसेप्टर ख़त्म हो गए थे तब अमेरिका ने भी उसको भेजा। अमेरिका के भी पास का स्टॉक की तरह नहीं रहा। ईरान को बहुत युद्ध का एक्सपीरियंस है, उनको मालूम है कि जब भी कभी ये होगा तो वो बड़े आराम से खींचते रहेंगे, लंबी खींचते रहेंगे। और आज उनके पास में 3000 से ज़्यादा मिसाइल्स है, और पिछले वक्त के इसमें जो खर्चा किए उन्होंने कहते हैं कि 1000 से भी कम हुआ था इजराइल के ऊपर में जब हुआ। तो कहने का मतलब है इजराइल को इजराइल नहीं, ईरान को पूरी किस तरीक़ा से लड़ाई लड़ते हैं इसका पूरा एक्सपीरियंस रहे। और उतने ही एक्सपीरियंस के बाद में आज चाइना और रशिया उनके साथ में होने की वजह से उसकी ताकत दो गुना हो गई, और वो कितने भी दिन तक आज लड़ने के इसमें है। आज अमेरिका की हालत उतनी अच्छी नहीं है। सबसे पहले तो अमेरिका और इनके ईरान के बीच में बहुत डिस्टेंस है। मिडल ईस्ट नहीं पढ़ना चाहती ये सब झमेले में, इसलिए कि जब मिडल ईस्ट पढ़ेंगे तो उनका बिना मतलब नुकसान होगा, उतना उनके पास में एनर्जी भी नहीं है। मिसाइल की तादाद में आज पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा कोई डंका होगा किसी का तो वो ईरान का ही है। और ईरान ने इतने बनाए, और अभी जो आज की न्यूज़ थी कि वहाँ पे भूकंप भी आया, इसका मतलब कि लोगों का पूरा अंदाज है कि वहाँ पे न्यूक्लियर का वेपन्स है। न्यूक्लियर वेपन यदि हो जाता है और थर्ड वर्ल्ड वार के तरफ में देश पूरा विश्व डूबता है, चले जाता है, तो उसके परिणाम बहुत बुरी तरीक़ा से पूरे विश्व को भुगतने पड़ेंगे, ये सबको मालूम है। जब सेकंड वर्ल्ड वार हुआ तभी हम लोगों ने, पूरे विश्व के लोग बैठ के उन्होंने कहा कि भाई इसका यूज़ कोई नहीं करेगा और करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हर जगह पे जिस प्रकार की तबाही हुई थी, जापान में जिस प्रकार से तबाही हुई थी, आज तक वो सेकंड वर्ल्ड वार के जो भी नुकसान हो गया अभी तक उसकी भरपाई नहीं हुई है। कई जनरेशन उसमें चले गए, लेकिन वहाँ के वो जो न्यूक्लियर वेपन्स थे, न्यूक्लियर के जो ये थे, वो अभी तक लोगों को उसमें से बाहर नहीं निकाल सके। तो लोगों को मालूम है कि न्यूक्लियर वेपन से आदमी पूरा का पूरा बर्बाद हो जाता पूरे, और जनरेशन टू ये जनरेशन तो ख़त्म हो गया, लेकिन 2-3 जनरेशन तक तुम्हारे उसके प्रभाव रहते हैं। ये नतीजे सब लोगों ने देखे। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद अमेरिका यही सोच रही होगी कि शायद हम लोग ये चले जाए और युद्ध लंबा हो जाए
तो तेल तो गया हमारा काम तेल लेने, और बाकी भी जगह पे ये वो कुछ ये नहीं होगा, क्योंकि ईरान इराक ने बहुत उतनी ताकत देख ली कि ये 4-4 साल तक लगता है। अभी यूक्रेन की भी लड़ाई रशिया के साथ में इतने सालों से चल रही है, वो कुछ नहीं करते, बस एक 2-4 मिसाइल डाल देते, फिर वो एंटीसेप्टर उसको ख़त्म करते रहते हैं। एंटीसेप्टर यदि यार आज इजराइल के पास का ख़त्म हो गया होगा तो कम से कम 2027 तक को बनाने को लगेगा, जो आज उनके पास स्टॉक था। और ऐसे सिचुएशन में सबको मालूम है कि हम लोग पूरे के पूरे नंगे हो जाएंगे, और जब अमेरिका नंगा हो जाएगा और भाग जाएगा तो अमेरिका के को बचाना बहुत मुश्किल होगा। और डोनाल्ड ट्रंप के वैसे भी अभी सब लोग दुश्मन हो गए, ईस्टर्न फाइल बोलो या और दूसरे सब चीज़ों में, और वहाँ के लोग जिस तरीक़ा से उनके ऊपर में हमले के ऊपर हमला कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप को भी ये सब डरावना सिचुएशंस पैदा करना, शो करना, और उसके अलावा दूसरा कुछ आता नहीं है। और ईरान की पूरी तैयारी है, क्योंकि उसके साथ में उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है, रशिया है और ये है। ये मुझे लगता है कि शायद वर्ल्ड वार नहीं होगा, क्योंकि इसलिए नहीं होगा कि अमेरिका को मालूम है यदि यार हार जाते तो वहाँ पे क्या हालत होगी उनकी, और जब यहाँ पे लाशें के लाशें जाएंगी अमेरिकन सोल्जर्स की, तब अमेरिका में वो उसको कैसे तेल लगाएंगे उसको, डोनाल्ड ट्रंप को, तो उसको भी ये भी मालूम है करके वो जहाँ तक डराना धमकाना यहाँ तक ठीक है, लेकिन बाकी तो कोई उसको सपोर्ट नहीं करेगा। और मुझे लगता है कि वो युद्ध में डाल के वो काफ़ी नुकसान में आ सकते हैं करके आज युद्ध को ज़्यादा से ज़्यादा धमकी देना बढ़ाना, धमकी देना बढ़ाना, और इसके अलावा वहाँ कुछ नहीं होता। आपको ये भी मालूम है कि इब्राहिम जो वहाँ पे शिप था जिसके ऊपर से पूरा का पूरा लड़ाई लड़ने वाले थे, और अमेरिका ने काफ़ी हद तक अपने ले लिया, क्योंकि उनको बैलिस्टिक मिसाइल से बचने के लिए वही उन्होंने सुरक्षित जगह देखी, क्योंकि ईरान ने किसी भी वक्त उनके ऊपर में हमला कर सकते हैं, ये उसको अनुमान था। तो मुझे लगता है कि अमेरिका अभी थोड़ा सा डरी हुई भी है कि उनको नहीं चाहिए ये सब हो। और मोदी वैसे काफ़ी दिन हमने भी बोला था कि वो उसने भी कुछ बुद्ध को पढ़ा है, बाबा साहब को भी पढ़ा है, तो निश्चित रूप से मुझे ऐसा लगता है कि वो सिर्फ डराना धमकाना और उसके अलावा कुछ होगा नहीं। लेकिन एक बहुत अच्छा माहौल उसने पैदा किया, लेकिन वो कुछ सफल नहीं होगा, इस तरीक़ा से मुझे लगता है। आज इंडिया में एक बात सामने में आई कि हरदीप पुरी की लड़की है, उसके कोई एक रॉबर्ट मिलर करके एक उनका एक पार्टनरशिप में उन लोगों ने एक बहुत बड़ी फर्म खोदी थी, और वहाँ से उसको स्टीम ने जाफरी स्टीम ने उसको काफ़ी 2400 करोड़ इंडियन रुपीस में वो उतना उसको पैसा उसने इन्वेस्ट किया था। इसका ही मतलब कि हरदीप पुरी और जाफरी स्टीम के बीच में काफ़ी क्लोजनेस था, उनके जो पार्टनर्स थे उनके फैमिली के रिलेशनशिप थे। खैर वो सेक्स ऑफेंडर नहीं हो गए, ये नहीं लगता, क्योंकि रिटायर्ड हो गया वो आदमी क्या कर सकता है, मुझे ये लगता है। लेकिन वो हिमायनी पुरी जो है उसकी लड़की है, वो कोई ना कोई उनके पास उनके साथ में था, रॉबर्ट मिलर के साथ में बहुत ही करीब का दोस्त उनका था। तो मुझे लगता है कि दोनों के बीच में काफ़ी रिश्ते बहुत दिनों से चल रहे थे, और निश्चित रूप से ये बहुत बड़ी बात है। अभी मुझे लगता है कि इन्होंने अभी हरदीप पुरी ने इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि लेकिन हरदीप पुरी को पूरे के पूरे हमारे प्राइम मिनिस्टर के नरेंद्र मोदी के पूरी हिस्ट्री मालूम है, उनका इतिहास ये वो आरएसएस का सब मालूम है, अंदर की बात है। उसको यदि यह हाथ लगा दिए तो फिर और नुकसान होगा, और उनको लगता है कि उसको अभी चुपचाप रखो। देखो कभी जब कोई गलत काम करता है और जब ये हो जाता है सबका सब, तो सब एक दूसरे को छुपाने के चक्कर में रहते हैं। आज हरदीप पुरी राज इसको बचाएंगे प्राइम मिनिस्टर वो तुम्हारे होम मिनिस्टर को बचा रहा, होम मिनिस्टर को फिर देश के सामने में चाहे कुछ भी हो जाए वो लगता है कि हम लोग संभाल लेंगे, लेकिन वो वैसे भी वो एक डरपोक है। और सेकेंडली सब झूठे कामों से तुम इस पर डिपेंड करोगे तो वैसे ही होगा। जब भी कभी अभी जैसे भी अडानी अंबानी के ऊपर में जहाँ पे अभी केस आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे उनकी हार्ट बीट बढ़ रही, क्योंकि एक बार वो उठा ले और सज़ा हो जाए तो फिर कुछ नहीं करेंगे। और वहाँ पे मुझे नहीं लगता है कि वहाँ का प्रेसिडेंट भी उसको कुछ मदद कर पाएगा, क्योंकि जुडिशरी इज़ ऑल टुगेदर डिफरेंट इन अमेरिका। तो मुझे लगता है कि ये सब ये होगा। आज सुबह में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की मेरठ में बहुत बड़ी सभा हुई, और सभा के दौर में वो कह रहे थे कि भाई मुझे कांग्रेस वाले पहले से नंगे थे और वो आज भी हमें वैसे ही हालत में आज भी हमें देख रहे हैं। सेकंडली कांग्रेस मेरी कब्र खोलना चाहती वगैरह वगैरह सब आए। तो उन्होंने पूछा कि कांग्रेस के तो मेन लोग जो गांधी जी थे, तो गांधी जी तो गुजरात के थे, तो आप उसको जिस तरीक़ा से उन्होंने प्रश्न पूछे
तब उन लोगों की हालत ख़राब हो गई और बहुत सारा जो इशू हुआ तो उन्होंने अपना मुंह छुपा के अपनी पतली गली से भागने की कोशिश की। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात यूपी की है जो अभिमुक्तेश्वर शंकराचार्य के बीच में और योगी आदित्यनाथ के बीच में जो लड़ाई चालू हो गई। अभी यदि योगी आदित्यनाथ ने उनके ऊपर में एक एफआईआर फाइल किया करने के लिए बोला है और शायद हो भी गया। और वहाँ पे वो एक यौन शोषण का मसला है और माइनॉरिटी के बीच में है। एक लड़की है छोटे बच्चों के साथ में उन्होंने ये है। अभी ये भी कह रहे हैं कि जो हो नहीं जा अभी सब पूरा का पूरा सच होगा। एक तो वो योगी आदित्यनाथ जीतेगा, नहीं तो मैं करूँगा। और उन्होंने कहा कि अभिमुक्त शंकराचार्य ने कहा कि अभी जुडिशियरी का काम है कि वो जल्दी से जल्दी डिस्पोज करे इसको और अपनी पूरी की पूरी ये सामने में पूरी इन्वेस्टिगेशन करे और पता चले कि वो क्या हुआ और कैसे हुआ। और जो तारीख वहाँ पे लिखी गई है आदित्यनाथ गवर्नमेंट ने, वो तारीख के दिन तो वो बाहर में थे, बाहर मतलब वो कोई मोर्चा में थे, वहाँ पे उपोषण में थे और इतने वक्त वो कहाँ से वो इतने सारे लोगों ने घेर के रखा था, तो वो तारीख भी उनके ऊपर से काफ़ी गलत दिखे जा रही है। तो निश्चित रूप से शंकराचार्य अभी वो उनके ऊपर में योगी आदित्यनाथ के ऊपर में भारी पड़े। और मुझे लगता है कि यूपी का राजकारण, यूपी का जो वहाँ पे जिस तरीक़ा से माहौल चल रहा है तो काफ़ी लोग शंकराचार्य के फेवरेबल है और सभी लोग चाहते हैं कि योगी आदित्यनाथ के अभी दिन भर गए और गवर्नमेंट भी उसके पीछे में बहुत मतलब बाकी भी जो हाईकमांड भी है वो भी उसके पीछे में पड़े हैं और निश्चित रूप से उससे कुछ ना कुछ होगा। चलो आज हम यहीं अपनी पूरी बात यहीं ख़त्म करते हैं, कल मिलेंगे नए मुद्दों के साथ में, तब तक के लिए जय भीम।